गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर हम क्या करें, एन पार्टिकल्स को दो बॉक्सेस में डालें, दो बॉक्सेस में थ्रो करें, तो उसके लिए क्या केसेस हमारे पास बनेंगे और मोस्ट प्रोबेबल और लीस्ट प्रोबेबल हमारे पास केस कौन सा बनेगा, कि कौन से केस के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है और कौन से केस के होने के चांसेस सबसे कम है। तो जिसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है उसको तो हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसके होने के चांसेस सबसे कम है उसको बोलेंगे लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा था, अगर n की वैल्यू, जैसे कल देखा था हमने कि n की वैल्यू अगर आपके पास इवन होगी तो उस केस में तो हमें क्या मिलेगा, n अगर इवन है तो n/2 एक बॉक्स में जाए पार्टिकल और n/2 पार्टिकल्स दूसरे बॉक्स में जाए। इस केस के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये केस क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और ऐसा केस कि सारे के सारे पार्टिकल्स या तो बॉक्स ए में चले जाएं, बॉक्स बी एम्प्टी रहे, या सारे के सारे पार्टिकल बॉक्स बी में चले जाएं, बॉक्स ए आपका एम्प्टी रहे। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। तो ये लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है या लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इस केस में मिलेगा। अब एक जनरल केस हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल केस हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास, हमने टॉसिंग ऑफ क्वाइन का केस डिस्कस किया, तो उसमें हमारे पास क्या थे, दो ही इवेंट्स थे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है आपके पास 1। तो दो ही इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, दोनों इक्वली लाइकली इवेंट हैं, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2 आपके पास हो जाएगी। लेकिन अगर हम थ्रोइंग ऑफ डाइस का एग्जांपल लें, तो थ्रोइंग ऑफ डाइस में क्या होगा आपके पास कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, आप बात करो 1 आने की, उस डाइस के ऊपर नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। नंबर 1 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अगर टोटल उसमें 6 इवेंट्स हैं तो 6 में से 5 इवेंट ऐसे हैं जिसमें 1 नहीं आता, एक ही इवेंट में 1 आता है। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, या तो 1 - 1/6 कर दो या डायरेक्ट 5/6 लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, ना आने की 1 - 1/6, वो बन गई 5/6। तो यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, दोनों सेम नहीं हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस तो आपके पास क्या है, 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस आपके पास क्या है, 5/6 है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गए दोनों, ठीक है। तो अब हम एक जनरल केस डिस्कस कर लेते हैं। जनरल केस हम क्या मानते हैं कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास ए, और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है बी। जैसे डाइस को ही अगर हम थ्रो करें, ठीक है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 उसको ए मान लिया, ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 उसको मान लिया बी। अब हम उस डाइस को 10 बार थ्रो करें, उसमें कितनी बार आपका 1 आएगा और कितनी बार 1 ना नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको देखनी हो, तो मैं बोलूं कि 4 बार इसमें 1 आए और 6 बार 1 ना आए, तो ऐसा केस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो देखेंगे कैसे है। तो अब हमारे पास, जैसे हमने क्या किया, हमारे किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हो गई ए, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई बी। तो अगर हम क्या करते हैं, n बार ट्रायल लेते हैं, अपना जो भी इवेंट है उसको, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको n टाइम्स हम परफॉर्म करते हैं, n ट्रायल्स लेते हैं। उन n ट्रायल्स में हम मानते हैं कि r बार तो हमारा जो जो फेवरेबल इवेंट था, जो चीज़ हम चाह रहे थे, r बार तो वो हो रही है, और बचे हुए टाइम्स वो नहीं हो रही, r बार हो रही है। टोटल हमने n ट्रायल लिए, तो n - r टाइम्स वो इवेंट नहीं हो रहा, तो इवेंट का अकरेंस r टाइम्स हो रहा है, नॉन अकरेंस n - r टाइम हो रहा है, मतलब n - r टाइम तो हम फेल हो रहे हैं अपने इवेंट में, और r टाइम्स हम उसमें सक्सेस हो रहे हैं। तो ऐसा केस
जिस केस में आपको, ऐसे केस जिसमें आपको n टाइम्स तो क्या मिले, आपका फेवरेबल इवेंट मिले, सॉरी r टाइम्स तो आपका फेवरेबल इवेंट मिले, और n माइनस r टाइम आपको आपका फेवरेबल इवेंट ना मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, अब ये कंपोजिट इवेंट बन गया। कंपोजिट इवेंट में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो r टाइम्स आपका इवेंट हो, एक टाइम इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी a है, तो r टाइम इकट्ठा r टाइम आपको वो इवेंट मिले, तो उसके r टाइम इकट्ठा इवेंट मिलने का मतलब क्या हो गया कि a को आप r टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो कंपोजिट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था, उससे हम क्या कर लेंगे कि उन r टाइम्स उस प्रोबेबिलिटी a को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इस r टाइम्स इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब इस r टाइम इवेंट्स के होने के साथ साथ n माइनस आर टाइम इवेंट ना हो, तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, b, और हम बोल रहे हैं कि n माइनस आर टाइम्स इवेंट ना हो। n माइनस आर टाइम इवेंट ना हो मतलब क्या हो गया, उन प्रोबेबिलिटीज b को हम n माइनस आर टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू ए आर टाइम्स तो हमारे पास हो गया आर बार इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और b इंटू बी इंटू मतलब अप टू n माइनस आर टाइम्स, b के n माइनस आर टाइम्स कि इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी n माइनस आर टाइम कितनी है, वो बन गया b इंटू एन अप टू n माइनस आर टाइम्स, और होने की a इंटू अप टू आर टाइम्स। अब हम साथ में बोल रहे हैं कि इवेंट आपका r टाइम्स तो इवेंट हो, और n माइनस आर टाइम्स आपके इवेंट का फेलियर हो, इवेंट ना हो, तो इन दोनों चीज़ों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी, तो इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी मतलब इन दोनों चीज़ों को फिर फर्दर हम अलग अलग जो थी उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली जो प्रोबेबिलिटी कि r टाइम्स तो आपका इवेंट हो और साथ में n माइनस आर टाइम्स उसका इवेंट का फेलियर हो या इवेंट ना हो, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, इंटू ए अप टू आर टाइम्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू बी अप टू एन माइनस आर टाइम्स। तो ये आ गई टर्म आपके पास a इंटू आर बी एन माइनस आर, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई कि r टाइम्स आपका इवेंट होगा और साथ में n माइनस आर टाइम्स इवेंट नहीं होगा। अब आपके पास जो इवेंट r टाइम्स हो रहा है और n माइनस आर टाइम नहीं हो रहा, अब इसके भी अपने अरेंजमेंट, अपने तरीके होने के, कैसे हैं, जैसे हम माने कि पहला इवेंट आपका, जैसे मान लो इसमें भी क्या बनेंगे, अब टोटल जैसे हम एग्जांपल लें, आपके पास 10 बार आपने टॉस, क्वाइन के टॉस का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या डाइस के थ्रो का ले लेते हैं कि एक आने की प्रोबेबिलिटी थी आपकी 1/6, उसको लिख लिया हमने a, और एक ना आने की प्रोबेबिलिटी बन गई थी 5/6, उसको लिख लिया हमने b, उसको b मान लिया, ठीक है। 10 बार क्वाइन को टॉस, डाइस को थ्रो किया आपने, तो 10 बार जब आपने डाइस को थ्रो किया, तो हम मान के चलते हैं कि 4 बार तो आपका एक आ जाए और 6 बार आपका एक ना आए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6, 4 बार एक आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। 4 बार आपने क्या किया, 1/6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद 6 बार एक ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, एक बार एक ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। तो 6 आपका क्या इवेंट हो गया, 6 बार एक ना आए, तो आपने क्या कर दिया, 5/6 को आपस में 6 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 अप टू 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये दो अलग अलग इवेंट्स हो गए आपके पास कि एक ना आने की प्रोबेबिलिटी, एक आने की प्रोबेबिलिटी, 4 बार एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 का की पावर 4, आपका जो क्या बोलते हैं, एक ना आने की, 6 बार एक ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 5/6 की पावर 6, और ये दोनों चीज इकट्ठा हो कि 4 बार आपका एक ना आए और 4 बार आपका एक आए और 6 बार आपका एक ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी हो गई, 1/6 की पावर 4 इंटू 5/6 की पावर 6, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें भी हमारे फर्दर कम्बिनेशन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं कि पहली ट्रायल में तो आपका एक आ गया,
दूसरी में नहीं आया, तीसरी में आ गया, चौथी में नहीं आया, या फिर पहली इकट्ठा दो में आ गया फिर अगली दो में नहीं आया, तो ये इनके आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। मतलब ये एक मैक्रो स्टेट आपके पास आपको मिल गया। इस मैक्रो स्टेट के अंदर आपके बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स अलग अलग बन सकते हैं। तो वो माइक्रो स्टेट्स कितने बनते थे हमारे पास, हमने देखा था पिछली बार भी कि एनसीआर जो पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते थे वो कितने बन सकते थे, एनसीआर बन सकते थे। तो अब उस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है। जो ये ए आर बी एन माइनस आर आई, ये तो एक प्रोबेबिलिटी होगी एक माइक्रो स्टेट की। ये जो मैक्रो स्टेट एक बड़ा बना, इसके अंदर अब बहुत सारे मैक्रो स्टेट बन जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके से। जैसे हमारा एक मैक्रो स्टेट हमने कल डिस्कस किया था, जैसे 3 पार्टिकल्स को हम 2 बॉक्सेस में डाल रहे थे, तो उसमें क्या बन रहा था हमारे पास, जैसे पहले बॉक्स में 2 पार्टिकल, दूसरे बॉक्स में 1 पार्टिकल, ये तो बन गया था एक मैक्रो स्टेट। अब उन बॉक्सेस के अंदर फर्दर हम कैसे अरेंज कर सकते थे कि या तो ए और बी पहले बॉक्स में आ जाए, सी दूसरे में चला जाए, या ए और सी पहले में आ जाए, बी दूसरे में चले जाए, या बी और सी पहले में आ जाए, ए तीसरे में चला जाए। तो इस तरह से 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स थी। तो वो उस मैक्रो स्टेट के अंदर 3 माइक्रो स्टेट बन गए थे, और एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपके पास, जो भी आई थी 1/2 थी। अब वो 1/2 यहाँ पे क्या हो गई, ए आर बी एन माइनस आर। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, आपकी एक माइक्रो स्टेट की। और उस मैक्रो स्टेट के अंदर कितने माइक्रो स्टेट्स हैं, कितने, बहुत सारे माइक्रो स्टेट, एनसीआर माइक्रो स्टेट उसके अंदर होंगे। तो उस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी हमने लिखनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एनसीआर को वो जो एक की प्रोबेबिलिटी आई थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे नेट प्रोबेबिलिटी आपके इस इवेंट की कि एन आर बार तो आपको सक्सेस मिले और एन माइनस आर बार आपको फेलियर मिले, आर बार सक्सेस और एन माइनस आर बार फेलियर इकट्ठी मिले आपको। इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आई टोटल, एन सी आर ए की पावर आर बी एन माइनस आर के इक्वल आई। ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी होगी एन, एनसीआर को आप कैसे लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ए की पावर आर बी की पावर एन माइनस आर। ठीक है, तो अब आपकी ये क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी में एन की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और एन भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाएगी। और अब आपके पास क्या है, आप इसको किस तरह से एक्सपेंड करके, ये तो हो गई एन टाइम्स आर टाइम्स आपका सक्सेस, एन माइनस आर टाइम फेलियर। अब उस आर की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, आर की वैल्यू 1 से 0 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकती है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अगर हम इस जो 2 प्रोबेबिलिटीज़ थी, ए प्रोबेबिलिटी और बी प्रोबेबिलिटी, अगर इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, बी प्लस ए की पावर एन करके बाइनोमियल इसका एक्सपेंशन कर देंगे, तो हमें टर्म्स मिलेंगी बी की पावर एन प्लस एन सी वन ए वन बी की पावर एन माइनस वन। तो हमारे पास सारे के सारे इससे क्या मिल जाएंगे, कम्बिनेशंस मिल जाएंगे। मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास सारे बी की पावर एन का मतलब हो गया सारे पार्टिकल बॉक्स ए में जाने के, या मतलब बी की पावर एन का मतलब आपके पास हो गया कि आपका जो इवेंट है उस इवेंट के ना होने, हर बार मतलब इवेंट होगा ही नहीं। आपने 10 बार ट्रायल लिया, 10 ट्रायल में एक बार भी एक ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक बार भी एक ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 इंटू 5/6 अप टू 10 टाइम्स हम करेंगे, मतलब 5/6 की पावर 10 हो गया आपका। जो बी की वैल्यू आपकी पहले 5/6 थी ना, या उसको बी की पावर एन लिख लो। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएंगी, सारे के सारे केसेस मिल जाएंगे। तो ये आपका एक जनरल आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया कि ए अगर आपके इवेंट का होने की प्रोबेबिलिटी है, बी आपके इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो कितनी बार सारे के सारे कम्बिनेशन, कितनी बार इवेंट होगा, कितनी बार इवेंट नहीं होगा। जैसे एक बार इवेंट के ना होने की और 9 बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक बार 2 बार इवेंट के ना होने की और 8 बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे एक जनरल केस निकाल लिया। तो जनरल केस आपका निकल गया। उसके बाद आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है
दिस थ्योरम इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring the event r times out of n trials if the probability of one trial is known। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने क्या किया, इवेंट को r बार पर इवेंट को n ट्रायल्स ली, उन n ट्रायल्स में से n बार हमने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और हम देखना चाहते हैं कि उन n ट्रायल्स में से आपकी आर बार आपका इवेंट हो का मतलब जो आपका फेवरेबल इवेंट है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि डाइस के थ्रो में आपका फेवरेबल इवेंट है 6, सभी लोग क्या चाहेंगे, 6 चाहेंगे, ठीक है। तो आपने 10 बार डाइस को थ्रो किया, उस 10 में से 6 आपका कितनी बार आ रहा है, 6 आपका कितनी बार आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो अगर आपको ये पता हो कि एक बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमें पता है एक बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। तो 10 ट्रायल में से 4 बार आपका इवेंट होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से। तो अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, इट स्टेट्स दैट इफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड बी दैट ऑफ फेलिंग दैट इवेंट, then the probability that an event occur exactly r times in the total n trials is the r plus 1 net term in expansion of a plus b की पावर n। मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रोबेबिलिटी है हैपनिंग ऑफ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास b। अब हम देखना चाहते हैं कि आपने n ट्रायल्स ली, उन n ट्रायल्स में से r बार आपका इवेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम a प्लस बी की पावर n का क्या कर दें, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें, और उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो आपकी r प्लस 1th टर्म आएगी, वो r प्लस 1th टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी कि आर बार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यही आपके पास क्या हो गया, आपने a प्लस बी का क्या कर दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया, और आर टर्म की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, एन सी आर ए आर बी एन माइनस आर, जो पिछली बार भी हमने देखा था, ठीक है। तो ये आ गई, और एन सी आर को आप क्या करोगे, एक्सपेंड करके लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर किसके इक्वल आ जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल ए की पावर आर बी की पावर n माइनस आर। ये आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब यहीं इसी में एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि अगर आप क्या करते हो, एक डाइस को थ्रो करते हो, द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स विद एन एनी नंबर आउट ऑफ, मतलब उसमें से डाइस के ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। आप सोचो कि डाइस के ऊपर एक नंबर 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसकी 1/6 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ए तो हो गया आपके पास 1/6 और बी क्या हो गया आपके पास 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6। तो अब प्रोबेबिलिटी आपकी, अगर आपने n ट्रायल्स ली और उन n ट्रायल्स में r बार आपका क्या हो, इवेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर क्या हो गया 1/6 की पावर r और 5/6 की पावर n माइनस। 1/6 बेसिकली क्या था, a की पावर r और b की पावर n माइनस r। a हो गया यहाँ पे आपका 1/6, तो बन गया 1/6 की पावर r, और b है आपका 5/6, बन गया 5/6 की पावर n माइनस r, ठीक है भाई। अब उसके बाद आता है आपका, ये हमने देख लिया कि बाइनोमियल थ्योरम से हम कैसे एक्सपेंड प्रोबेबिलिटी, कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेलिंग अप्रोक्सीमेशन। स्ट्रेलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या है, अब जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि n की, और हम जब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे n एक बहुत बड़ा नंबर होगा। हमने देखा है कि n बहुत बड़ा नंबर होगा तभी आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, एग्जैक्ट मिलेंगे। अगर आपका n की वैल्यू लार्ज नहीं है तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे n की वैल्यू 2 है तो वो आपका रिजल्ट, आप उसको जनरल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रेलिंग फॉर्मूला है कि अब n आपका क्या हो गया, एक लार्ज नंबर है।
अगर n लार्ज नंबर है तो उस इतने बड़े नंबर के साथ डील करना आसान नहीं है, तो हम उस नंबर के साथ डील करने के बजाय उसके लोग के साथ डील करेंगे कि उसका लोग ले लेंगे। जब n का हम लोग ले लेंगे तो वो एक नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अब आपका बार बार क्या आएगा, इसमें n फैक्टोरियल आ रहा है, तो उस n फैक्टोरियल का हम क्या n पहले तो n ही एक बहुत बड़ा नंबर था, और अब n फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि मान लो n की वैल्यू 10⁴ है, तो अब n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 10⁴ का फैक्टोरियल, 10⁴ मतलब हो गया 10,000, 10,000 का फैक्टोरियल, 10,000 का फैक्टोरियल मतलब 10,000 मल्टीप्लाई विद 9,999 मल्टीप्लाई विद 9,998 मल्टीप्लाई विद 9,997 मल्टीप्लाई विद 9,996, और ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, 1 तक पहुँच गए। तो ये कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस नंबर के साथ हम कैलकुलेशन करना इतनी आसान टास्क नहीं है। तो उस कैलकुलेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस n का क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं। और जब n का log ले लेंगे तो वो जो 10⁴ था वो छोटा हो जाएगा। और फिर हमारे पास ये स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि हमारे पास अगर n फैक्टोरियल है और उस n फैक्टोरियल का हमने log ले दिया, तो log n फैक्टोरियल ln n फैक्टोरियल आपके पास, ln का मतलब हो गया नेचुरल log, log की पावर e, ठीक है। तो ln n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n log n माइनस n। ln जब लिखते हैं ना तो उसका बेस होता है आपका e, जब आप log लिखते हो log log तो उसका बेस होता है 10, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेचुरल log लिख रहे हैं, दैट मीन्स इसका बेस कितना है, e है। तो यहाँ पे क्या हो गया, log n फैक्टोरियल किसके इक्वल है, स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या बोलती है कि log n फैक्टोरियल किसके इक्वल है, n log n माइनस n के, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम कि ये कैसे इक्वल होगा। तो प्रूफ देख लेते हैं, तो क्या होगा इसमें, जैसे बाय डेफिनेशन आपके पास n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 इंटू मतलब n से लेकर और 1 तक सारी टर्म्स का। जैसे 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 से लेकर और 1 तक हम सभी का मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दें, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। अगर 10 फैक्टोरियल लेना तो उसका मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाई विद 9 मल्टीप्लाई विद 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से। तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2 n माइनस 1 इंटू n। और अब हम क्या कर दें, दोनों तरफ log ले लें, तो क्या हो जाएगा, log n फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अब प्लस क्यों किया, तो दोनों तरफ log लिया तो वो क्या हो गया, यहाँ लेफ्ट में तो log n फैक्टोरियल बन गया और राइट में log 1 इंटू 2 इंटू अप टू n हो गया, और log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, लोग के ब्रैकेट के अंदर अगर है हमारे पास a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लोग a प्लस लोग b प्लस लोग c प्लस लोग d प्लस लोग e, इस तरह से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि log n फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया, log 1 प्लस log 2 प्लस अप टू log n माइनस 1 प्लस log n, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, log n फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया आपके पास, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेसन ऑफ log x। तो जो ये हमारे पास log 1 था, लो प्लस log 2 था प्लस log 3 था, इसको हमने लिख दिया समेसन ऑफ 1 से लेकर n log x। इसका मतलब भी यही हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा log 1, फिर प्लस में x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये log 2 प्लस log 3 प्लस यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास log n फैक्टोरियल है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, समेसन x इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ln x है, ठीक है। तो अब ये जो समेसन x इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ln x है, इसको हम ओपन करें तो क्या होगा, सबसे पहले log 1 आएगा। तो हम क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें, अगर x एक्सिस पे तो x को रख लें और y एक्सिस पे log x की वैल्यू को रख लें। तो जब log 1 होगा तो आपको उसके कोरस्पोंडिंग log x की वैल्यू कितनी मिलेगी, जो आपका 1 के बाद ये जो एक
रेक्टेंगल बन गया ना 1 से जस्ट ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर log 2 के लिए उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर वो आपको दूसरा रेक्टेंगल मिल जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा रेक्टेंगल, और इस तरह से आप मान लो 10 वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू 10 तक है तो 10 तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें क्या लिखना हो, log x की वैल्यू या इस वैल्यू लिखनी हो तो वो किसके इक्वल होगी, एरिया अंडर द कर्व, जो आपका ये स्केयर आ रहा है पहले वाला जो रेक्टेंगल आ रहा है उस रेक्टेंगुलर के एरिया के दूसरे, फिर log 2 की वैल्यू दूसरे रेक्टेंगल के एरिया के, इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग जब हम इन रेक्टेंगल्स के एरिया को कंसीडर करेंगे तो उसकी बजाय हम ये कर्व जीरो से, जो एक ये सॉलिड लाइन स्टार्ट हो रही है ना इस फिगर के अंदर, जीरो से जो ये सॉलिड लाइन, अगर हम इन अलग अलग रेक्टेंगल के एरिया लेने की बजाय ये जो सॉलिड लाइन है इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है उसको ले लें तो उन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जब समेसन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, समेसन में तो होता है कि आपकी डिस्क्रीट टर्म्स होती हैं, और इंटीग्रेशन में आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस टर्म होती हैं कि 1 के बाद अगला नंबर बहुत छोटा, जैसे 1.0000001 आएगा। समेसन में क्या हो सकता है, 1 के बाद 2 भी आ सकता है या 1 के बाद 3 भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपके समेसन किन नंबर्स की है, ठीक है। तो अगर आपकी जिन नंबर्स की आप समेसन कर रहे हो वो नंबर बहुत ज़्यादा क्लोज है तो उस समेसन को आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे हम देखेंगे 1 और 2 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन log 1 और log 2 की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। और फिर log 2 और 3 में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब हमने इसका log ले लिया तो जो समेसन अगर हमारे पास 1 2 ऐसे होता, समेसन x होता और x की वैल्यू जाती 1 से लेकर और n तक, तो इसका मतलब बन जाता 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। तो वो उसमें तो हम क्या कर सकते थे, वो चीज़ें थी डिस्क्रीट, क्योंकि 1 2 से दूर है और 2 3 से दूर है, 3 से फिर 4 दूर है, 4 से फिर 5 दूर है, तो उनके बीच में गैप आ गया, बीच में बहुत सारे नंबर बच गए। लेकिन जब आप log 1 और log 2 लोगे ना तो उन दोनों की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी एक दूसरे के, और वो वैल्यूज़ क्लोज होंगी तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उस समेसन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हो। जो समेसन 1 से लेकर n तक था उस समेसन की बजाय आप इंटीग्रेशन कर सकते हो ln x का विद रिस्पेक्ट टू dx, और लिमिट्स कहाँ तक जाएंगी, 1 से लेकर n तक। इंटीग्रेशन करने से हमने क्या कर दिया, जो ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है ना, कि जो पहले अलग अलग आपको रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे थे और आप उन रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर रहे थे समेसन के केस में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ने क्या काम कर दिया, इंटीग्रेशन ने उन रेक्टेंगल्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ये जो सॉलिड कर्व आपको दिखाई दे रहा है। और अब इंटीग्रेशन करने से आपको एरिया कौन सा मिलेगा, एरिया अंडर द सॉलिड कर्व मिलेगा। तो या तो इन रेक्टेंगल्स को ऐड कर लो या इस सॉलिड कर्व के अंडर एरिया ले लो, दोनों बात यहाँ पे देख के भी हमें क्या लग रहा है कि दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों रिजल्ट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस समेसन को किससे रिप्लेस कर दिया, इस समेसन को हमने रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेशन से। तो जब हमने इस समेसन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी वही बच गई ln n फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड क्या बन गई, इंटीग्रेशन 1 से लेकर n तक ln x इंटू dx। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे राइट हैंड साइड को, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, कि पहली टर्म तो हम मान लेते हैं 1, जैसे हमने अब 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या रहेगा, वही चीज़ रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो ln x dx था उसको लिख दिया 1.ln x dx। तो अब हमारे पास पहली टर्म तो हो गई 1 और दूसरी टर्म हो गई ln x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा कि पहली टर्म तो आपका सेम, सॉरी, पहली टर्म का इंटीग्रेशन, दूसरी सेम, माइनस दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन। एक मिनट भाई, इसके अंदर ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, जब हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो ये हो जाएगा ln n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब इसमें दो टर्म्स हमने मान ली, पहली टर्म मान ली हमने सपोज लो ln x, दूसरी टर्म मान ली हमने 1,
ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहली टर्म सेम, दूसरी का इंटीग्रेशन। तो पहली टर्म थी आपके पास ln x और दूसरी का इंटीग्रेशन मतलब हो गया आपके पास, दूसरी का इंटीग्रेशन मतलब वन का इंटीग्रेशन, वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया आपके पास, x बन गया। तो ये फिर मल्टीप्लाई होके क्या बन गई, x इंटू ln x, और उसके ऊपर आपने क्या कर दी, लिमिट्स लगा दी 1 से लेकर n तक। माइनस क्या होता है, पहली टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरी का इंटीग्रेशन और फिर सारे का इंटीग्रेशन। पहली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, ln x का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, 1/x। फिर दूसरी का 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x बन जाएगा इंटू डी एक्स। तो ये बन गया फिर फाइनली x ln x 1 से लेकर n तक लिमिट माइनस 1 से x से x कट गया तो ये बन गया 1 से n तक लिमिट इंटू डी एक्स। तो ये बन जाएगा x ln x 1 से लेकर n तक लिमिट, और जब आप dx को इंटीग्रेट करोगे तो वो बन जाएगा x और लिमिट 1 से लेकर n तक। तो यहाँ पे फिर आपका बन जाएगा, जब आप लिमिट पुट करोगे तो n ln n x की जगह पहले तो पुट करोगे आप n, तो पहले बन जाएगा n log n, फिर x की माइनस x की जगह पुट करोगे 1, ये बन जाएगा 1 log 1। फिर क्या बन जाएगा, जब जो माइनस x की लिमिट थी 1 से लेकर n तक, तो वो बन जाएगा माइनस n, माइनस साइन बाहर निकल गया, अंदर बच गया n माइनस 1, और जब उस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कि तो क्या बन जाएगा, माइनस n प्लस 1। तो ये बन गया n log n माइनस n प्लस 1। और जब हम देखेंगे ना कि n हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, जब n की वैल्यू 10⁴ है, तो चाहे तो वो 10,000 हो टर्म की वैल्यू n की, और चाहे वो 9,999 हो, और या फिर चाहे 10,001 हो, उसको हम मान के क्या चल सकते हैं, 10,000 ही मान के चल सकते हैं। भैया अब आपने कोई सामान परचेज किया 10,000 रुपये का, उसके ऊपर मान लो प्राइस लिखा हुआ था 9,999, तो जब आप दुकानदार को, शॉपकीपर को क्या करोगे, 10,000 रुपीज़ दोगे ना, तो आप उससे 1 रुपया वापस नहीं मांगोगे। उसके ऊपर बेशक से 9,999 लिखा हुआ है, लेकिन आप पे कितने करके आओगे, 10,000 ही पे करके आओगे। या फिर क्या हो गया कि आपको 10,001 अगर उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है, तो फिर आप 10,001 ना पे करके कितने करोगे अप्रोक्सी, अगर 1 रुपी आपके पास नहीं है तो शॉपकीपर बोलेगा चलो कोई नहीं भाई, 10,000 की चीज़ है तो 1 रुपया आप रहने दो। तो मतलब हम कहने का मतलब ये है कि 10,000 के कंपैरिजन में हम 1 या 2 रुपये को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टर्म की वैल्यू 10,000 है तो उसके कंपैरिजन में 1 या 2 को नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए हम जो n-1 बच गया ना, ये ब्रैकेट n log n माइनस अब ब्रैकेट करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n-1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो n-1 बच जाएगा। तो इस n के कंपैरिजन में हम इस n-1 को क्या कर सकते हैं, मतलब इस n-1 की बजाय हम n ही ले सकते हैं, n-1 को n से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके ऐसा करने से हमारी टर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा log n फैक्टोरियल n log n माइनस n प्लस 1 आया था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, log n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n log n माइनस n लिख सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेलिंग फार्मूला बोलते हैं। तो इस स्ट्रेलिंग फार्मूला को हम अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जब आगे कैलकुलेशन करेंगे ना स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस n log n को यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, इससे आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।